जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आपको पता चल ही गया होगा कि रेलवे में एनटीपीसी की 2025 की न्यू वैकेंसीज बस आने वाली हैं। रेलवे ने शॉर्ट नोटिफिकेशन भी निकाल दिया है कि कब से इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूँ। कंप्लीट आप कब से इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, इसके अलावा एज लिमिट क्या है और साथ में आपका सिलेबस इसमें क्या रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, ये रहा शॉर्ट नोटिफिकेशन जो कि आपकी एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए जारी कर दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज की। तो यहाँ पर जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज इस बार आने वाली हैं, इसमें एक पोस्ट आपकी ऐड की गई है जिसका नाम है ट्रैफिक असिस्टेंट। पिछली बार यहाँ पर 5 वैकेंसीज थी, इस बार आपकी टोटल 6 वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली है, जिसमें कि ट्रैफिक असिस्टेंट की एक वैकेंसी को ऐड किया गया है। अब इसकी जो टोटल आपकी वैकेंसीज है वो होने वाली है 5,800 वैकेंसीज आपकी ग्रेजुएट लेवल के कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। इसके अलावा जो अंडर ग्रेजुएट की जितनी वैकेंसीज हैं, इसके लिए भी यहाँ पर 4 तरह की आपकी वैकेंसीज हैं, जिसके लिए 3,050 वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। तो टोटल मिलाकर आपकी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों को मिलाकर 8,850 वैकेंसीज आपकी हो रही हैं। अब इसकी अप्लाई करने की जो डेट है उसकी बात करें तो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज है, इसके लिए आप 21 अक्टूबर से अप्लाई कर पाएंगे। 21 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर के बीच में आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जो 12th लेवल की वैकेंसी है, इसके लिए आप 28 अक्टूबर से लेके 27 नवंबर के बीच में अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है उसके लिए 18 से लेके 33 साल के जर्नल कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा 3 साल ओबीसी वाली कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको भी यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी कि जर्नल कैटेगरी के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से लेकर 33 साल के बीच में रखी गई है। 12th लेवल की वैकेंसी के लिए आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए जर्नल कैंडिडेट्स की। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से मिल जाएगा। तो ये हमने एज लिमिट के बारे में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो जो भी जर्नल कैटेगरी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, इनके लिए जो फीस है वो यहाँ पर 500 रुपये रखी गई है। इसके अलावा जितने भी एससी एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये यहाँ पर फॉर्म फी रखी गई है। इसमें अच्छी बात यह है दोस्तों कि जो भी ओबीसी और जनरल वाले कैंडिडेट हैं इनकी जो 500 रुपये की यहाँ पर फॉर्म फी है, अगर आप सीवीटी 1 एग्ज़ाम दे देते हो तो आपकी 400 रुपये फी आपको रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा जो एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप भी सीवीटी 1 एग्ज़ाम में अपीयर होते हो तो आपकी भी जो 250 रुपये की फॉर्म फी है ये आपको कंप्लीट रिफंड कर दी जाएगी। इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो 12th लेवल की वैकेंसी है इसकी क्वालिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली और इम्पोर्टेंट कंडीशन यही है कि अगर आपके पास में सिर्फ 12th पास है, आपने 12th कंप्लीट कर रखी है, और अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपकी जो 12th में मार्क्स हैं वो ओवरऑल 50% होना चाहिए। इससे कम रहेंगे तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या जो भी फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, उनको यहाँ पर मिनिमम परसेंटेज में छूट दी गई है। एक कंडीशन और भी है, अगर आपने 12th के बाद में ग्रेजुएशन कर ली है तो ये मिनिमम परसेंटेज आपके लिए भी मैटर नहीं करेगा। अगर मान लो आपकी 12th में 50 से कम परसेंटेज बनी है लेकिन आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है तो आपको 50% की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है इसके लिए आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो, सभी कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होना चाहिए। अब क्वालिफिकेशन की एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, जो भी क्वालिफिकेशन से आप अप्लाई करने वाले हैं 12th से या फिर ग्रेजुएट से, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है उससे पहले की होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है और आप इसमें अप्लाई कर दें, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास में होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजर 3 स्टेजेस आपकी होती हैं। सबसे पहले आपका CVT 1 एग्ज़ाम होता है, उसके बाद में CVT 2 एग्ज़ाम आपका लिया जाता है और उसके बाद में जो भी पोस्ट है, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका या तो टाइपिंग टेस्ट होगा या कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। यानी कि जो भी आपने पोस्ट चूज़ की है या आपका जिसमें सिलेक्शन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आगे की जो भी प्रोसेस है वो होती है। CVT 1 एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो 12th पास और ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है, दोनों के लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न सेम रहने वाला है। यहाँ पर CVT 1 में आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस और रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस। टोटल 100 नंबर का आपका ये पहला पेपर होने वाला है। अब CVT 1 में ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है। जितनी वैकेंसीज हैं उससे 15 गुना कैंडिडेट्स को CVT 2 के लिए यहाँ से क्वालिफाई किया जाता है। यानी कि जितनी वैकेंसी है उससे 15 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। देखिए जो एग्जाम पैटर्न है वो दोनों का सेम है बिल्कुल। 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी के लिए 1/3 की आपके यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। CVT 1 के बाद में जो कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होते हैं CVT 2 के लिए, उनका यहाँ पर CVT 2 एग्ज़ाम लिया जाता है। अब CVT 2 भी आपका जो 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, दोनों में सेम ही होने वाला है। मतलब सेम से मेरा मतलब है कि इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो मैं अलग अलग आपको नहीं बता रहा हूँ, जो ग्रेजुएट का है वही अंडर ग्रेजुएट का है। अब जो CVT 2 एग्ज़ाम आपका लिया जाएगा, इसमें आपके यहाँ पर 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, जिसमें 50 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चंस और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से भी 35 क्वेश्चंस। टोटल 120 क्वेश्चंस का यहाँ पर आपका पेपर होगा, जिसमें 90 मिनट का समय आपको मिलेगा और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर आपकी रहने वाली है। तो CVT 2 एग्ज़ाम इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। CVT 2 से ही आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाती है। देखिए जैसे ही आपका CVT 2 एग्ज़ाम आप निकाल लेते हो तो फिर उसके बाद में आपकी नेक्स्ट प्रोसेस होती है यहाँ पर। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैंने आपको बताया था कि कुछ में टाइपिंग टेस्ट भी होता है और कुछ में आपका CBAT भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी भी दे देता हूँ। तो जो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पर आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा जो CBAT साइको टेस्ट है, ये सिर्फ आपका स्टेशन मास्टर की वैकेंसी के लिए लिया जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। और जो 12th लेवल की पोस्ट है जैसे अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाता है। इसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके लिए भी आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जिस भी पोस्ट में आप सिलेक्शन लेंगे उसके लिए जो भी एक्स्ट्रा रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है वो यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो आपकी होती है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की होती है। जो भी पोस्ट के लिए आपकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए जैसे टाइपिंग टेस्ट अगर ये आप दे देते हो, उसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। और जिसमें ये एक्स्ट्रा स्किल टेस्ट नहीं होता, उसका डायरेक्ट यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल ले लिया जाता है। इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर CVT 1 और CVT 2 में आपके 3 ही मेजर सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका ऑलरेडी करंट अफेयर तो इंक्लूड रहता ही है। तो ये तीनों जो सब्जेक्ट है इनका सिलेबस आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यही आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है, जिसमें आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना है जिससे कि मैक्सिमम आप स्कोर कर पाएँ। मेडिकल स्टैंडर्ड भी NTPC की वैकेंसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस भी पोस्ट के लिए आप मेडिकली फिट हैं उसी में अप्लाई करें, जिससे कि ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है। अब मेडिकल स्टैंडर्ड सभी पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। तो ये 12th लेवल की जो पोस्ट है उसका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि जो 12th लेवल की पोस्ट है इसमें आपका 6/9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। इसके अलावा 0.6 नियर विज़न विथ और विदाउट ग्लास से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये डिस्टेंस विज़न था और ये नियर विज़न। इसके अलावा 3 कैटेगरी में आपका कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न, मायोपिक विज़न, ये सब भी चेक किया जाता है। B2 जो कैटेगरी है इसमें आपका जो डिस्टेंस विज़न है 6/9 और 6/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। इसके अलावा नियर विज़न आपका 0.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। इसके अलावा जो आपका फील्ड विज़न है, बाइनोकुलर विज़न, ये भी यहाँ पर लिया जाता है। C2 जो कैटेगरी है इसमें आपका डिस्टेंस विज़न 6/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नियर विज़न 0.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विथ और विदाउट ग्लास। ग्रेजुएट लेवल के जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो A2 मेडिकल कैटेगरी है आपकी, इसमें आपका डिस्टेंस विजन 6/9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए विदाउट ग्लास। नो फॉगिंग टेस्ट भी यहाँ पर आपका लिया जाता है। इसके अलावा
नियर विजन 0.6, यहाँ पर भी विदाउट ग्लास आपको होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, ये सब भी यहाँ पर आपका चेक किया जाता है। सेम इसी तरीके से आप A3, B2, C2 कैटेगरी को भी देख सकते हो, इनका मेडिकल स्टैंडर्ड भी। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो RRB NTPC की न्यू वैकेंसी के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और इसकी वैकेंसी के लिए बिल्कुल अभी से प्रिपेयर रहें, जिससे कि इस बार NTPC की जो वैकेंसी है उसमें आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो कि ग्रेजुएट लेवल या फिर 12th लेवल की वैकेंसी का रेलवे में इंतजार कर रहे थे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।